आपने ये कहा कि यूरोप के कई महत्वपूर्ण देश ऐसे हैं जो इस ऑनगोइंग वॉर से एक तरीके से बेनिफिट हो रहे हैं, इसलिए ये इसमें कई दूसरे इंटरेस्ट भी काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा दूसरा एक क्यूरियोसिटी है, अगर ये बात जाहिर है कि अमेरिका के बगैर यूक्रेन का काम नहीं चलेगा, अगर लॉजिस्टिक्स और इंटेल नहीं मिलेंगे तो यूरोप पूरी अपनी ताकत भी लगा दे तो यूक्रेन के लिए रशिया के अगेंस्ट मजबूती नहीं बन सकता। अगर ये बात यूरोपियन कंट्री को भी मालूम है इतनी ही शिद्दत के साथ, तो ये तुर्की वाले अंदाज में जवाब क्यों दिया जा रहा है कि अगर तुमने 28 पॉइंट का बनाया तो हम भी 28 पॉइंट का बना रहे हैं और ये देखो ये करना, मतलब उसमें कहीं विनय का, कहीं रिक्वेस्ट वाला भाव क्यों नहीं है, उसमें एक तरीके से कन्फ्रंटेशन वाला भाव क्यों है, ये भी मैं आपसे जानूंगा एम्बेसडर दीपक आपके पास, क्योंकि ये कूटनीति वाली, कूट और नीति वाली ये नीतियां आप ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा ये खबर भी देख लीजिए, यूरोप यूक्रेन पर भड़के ट्रंप, यूक्रेन ने अमेरिकी मदद के लिए आभार नहीं जताया, पश्चिमी देश एकजुट नहीं है और व्यवहार भी इनका दोहरा है। ट्रंप कह रहे हैं मुझे गलत और गैर ज़रूरी युद्ध विरासत में मिला है, ये बात भी ट्रंप ने अंडरलाइन की और ये भी कहा कि बाइडेन ने यूक्रेन को मुफ्त में हथियार और पैसे दिए। सवाल ये है कि आपके यहाँ पर चुनाव हुए, आपके यहाँ पर चुनाव के बाद जनता ने सत्ता किसको सौंपी, ये अमेरिका का अपना मामला है। क्या आप पब्लिक एट लार्ज को, दुनिया को संबोधित करते हुए ये कह सकते हो कि आपको विरासत में क्या मिला? क्या आप ये कह सकते हो कि बाइडेन ने ये युद्ध शुरू कराया था और आप इसको कैरी ऑन करने के मूड में नहीं हो? जनरल कुलकर्णी से एक कमेंट लेता हूं और एम्बेसडर बोहरा आपके बाद आपके पास आ रहा हूं। जनरल कुलकर्णी, देखिए दिनेश जी, ये जो प्रेशर आ रहा है आज की तारीख पे यूक्रेन के ऊपर, वो बार बार ट्रंप उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन $150 मिलियन का करप्शन का केस उनका और उनके मिनिस्टर्स के साथ उनके शामिल है, वो है और वही है। इसलिए अब आप देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की किस प्रकार से बार बार रूस को और अमेरिका को कह रहा है कि हम जानते हैं कि हम आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो ट्रंप के साथ खड़े दिख रहे हैं। लेकिन बात साफ है कि अमेरिका चाहता है कि युद्ध समाप्त हो, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में, क्योंकि उनको $100 बिलियन तो मिलने हैं, 300 बिलियन फ्रोजन एसेट्स में से 100 तो इन्हीं के पास जाने हैं, प्लस रूस को जो टेरिटरी है वो मिलनी है। और जहां सीज फायर का सवाल है, सीज फायर में भी वो टेरिटरी रूस के पास ही रहनी है। तो टोटल विन विन सिचुएशन है। और यूरोप का ये कहना है कि ट्रंप जब मिले थे पुतिन को अलास्का में, यही प्लान डिस्कस हुआ था। चाहे पुतिन ये कह रहे हैं कि ये ऐसा वाला प्लान नहीं है, थोड़ा तकरीबन तब्दीली हुई है, लेकिन ये प्लान विन विन, रूस और टोटल लॉस ज़ेलेंस्की। अब सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की के पास जितनी ज़मीन है उसको लेकर के ज़ेलेंस्की खुश होंगे या वापस सत्ता में आ सकते हैं? तो मुश्किल है, वो सत्ता में दोबारा वापस नहीं आ सकते। यूरोपियन यूनियन के सदस्य बन सकते हैं, नेटो के सदस्य नहीं बनेंगे, ये साफ है। रूस जानता है कि उसने कहाँ तक उसने लाइन खींची है। रूस की रेड लाइन जो है वो अमेरिका सेंसिटिव है और रूस को कंसिडर कर रहा है। ज़ेलेंस्की को साफ बोला है, अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, आपको रिकॉनेसेंस सर्वेलेंस के बारे में नहीं बताऊंगा, वो ज़ेलेंस्की जानता है कि युद्ध कल ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब मिल करके जिस प्रकार से एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसी से साफ लगता है कि कहीं ना कहीं रूस को दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी आपके ऊपर दबाव डालेंगे। दिनेश, लेकिन ये अगर सिर्फ पॉस्चरिंग है, इसमें सब्सटेंस नहीं है, तो सब्सटेंस लेस पॉस्चरिंग कितने दिनों तक चलेगी, एक बड़ा सवाल है। एम्बेसडर वोहरा आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ज़ेलेंस्की को अमेरिका बुला सकते हैं ट्रंप, और ये आपने कई बार देखा है कि ज़ेलेंस्की जब अमेरिका जाते हैं तो ट्रंप का रवैया क्या होता है। ज़ेलेंस्की को अमेरिका बुला सकते हैं ट्रंप, ये बड़ी खबर है, फ्लैश कीजिए। ज़ेलेंस्की को इसी हफ्ते यूएस बुलाने पर विचार किया जा रहा है। सवाल ये है इसी हफ्ते, तो आज अब सोमवार हो गया, गुरुवार के पहले या गुरुवार के बाद, बहरहाल इसी हफ्ते यूएस बुलाने पर विचार किया जा रहा है। ट्रंप की टीम डील के लिए दबाव बढ़ा रही है। सीबीएस न्यूज के सोर्सेस से यह दावा है कि इस हफ्ते ज़ेलेंस्की को ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स बुला सकते हैं। एम्बेसडर वोहरा, अगर बुलाया गया तो क्या कहेंगे ट्रंप इनसे? वही कहेंगे जो हमेशा कहते हैं, झाड़ लगाएंगे। झाड़ लगाने के बाद जब बाहर आएंगे उसको सी ऑफ करने, वंडरफुल मैन, बड़ा अच्छा आदमी है, देखिए मेरा कितना अजीज दोस्त है। दिस इज हिज स्टाइल ऑफ कीपिंग पीपल ऑफ बैलेंस, ये हमेशा करता रहा है। सर, अभी आपने जो यूक्रेन की बात की, मैं पूछना चाहता हूं इसमें,
ये जो यूरोपियन देश हैं, आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले 100 रफाल जहाज खरीदने लगे हैं ये सर्कस के जोकर, और ये रफाल जहाज उनको मिलेंगे 2036 तक, यानी 10 साल तो अभी जंग चलेगी, ये बेगिंस्की साहब ने तय कर लिया है। सो ही डजंट वांट टू लीव, कि जिस दिन वो गया, मेरा मानना है या तो जेल में जाएगा या भाग जाएगा कहीं रहने के लिए, पैसे उसके पास बहुत हैं। सो कौन इंटरेस्टेड है इस समय शांति में? रूस कहता है लड़ते जाओ, की फर्क पैंदा है, मेरी इंडस्ट्री चल रही है, मैं जमीन ले रहा हूं, मुझे मैं सीज फायर तब करूंगा जब सब कुछ मुझे हासिल हो जाएगा। अमेरिका कहता है, अमेरिका इंटरेस्टेड है, भाई बंद करो अब, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि मैं जल्दी से समझौता कराऊंगा, नहीं हुआ, वो नाराज है। ज़ेलेंस्की भी लड़ना चाहता है, हु इज इंटरेस्टेड? यूरोप भी नहीं चाहता शांति। अब सबने 38 पॉइंट का पीस प्लान बनाया। सर एक आप भूल गए, जरा चेक करिएगा श्रीलंका की वेबसाइट, उन्होंने भी 38 पॉइंट का पीस प्लान बनाया, उसको स्वीकार कर लीजिएगा, शायद उसमें ज़्यादा अकल होगी। आई एम जोकिंग, आई एम नॉट बीइंग सीरियस, बट दिस इज नथिंग सर, ये बेकार की चीज़ें हैं। अल्टीमेटली ज़ेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए सिर्फ एक देश कुछ भी मायने रखता है, वो अमेरिका है सर, आप इसको नकार नहीं सकते। मिस्टर वोरा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि चाहे जो भी पीस प्लान लाता रहे अमेरिका के जवाब में या अपनी अहमियत दिखाने के लिए पीस प्लान लाता रहे, लेकिन सुनी उसी की जाती है। असल में इस दुनिया में आज भी एक कहावत चरितार्थ होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इस समय जितनी बड़ी मजबूत और मोटी लाठी अमेरिका की है, उतनी कम से कम यूरोप की कुल मिलाकर भी दिखाई नहीं दे रही है, और इसीलिए वजन केवल अमेरिका की बात और उसके पीस प्लान में ही होगा।